नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने स्टडी मेंटरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी से संबंधित 31 नंबर का जो चैप्टर है कल्पना व उसकी उपयोगिता, ये आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले हम देखेंगे इसका अर्थ और अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई इनकी परिभाषाएं, और फिर इसका शिक्षा में क्या महत्व है वो भी हम देखने वाले हैं। ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी के टॉपिक चल रहे हैं, ये पीडी पाठक द्वारा रचित एजुकेशन साइकोलॉजी जो पुस्तक है, जो कंपटीशन एग्जाम, पीटीईटी, बीएड सभी प्रकार के जो एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए ये पुस्तक बहुत ही यूजफुल है। और इस पुस्तक से हर बार क्वेश्चन सबसे अधिक पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कल्पना का अर्थ व परिभाषा। मगर उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस वस्तु को हम जिस प्रकार छूते हैं या उसको देखते हैं या उसको सुनते हैं, उसी प्रकार वह वस्तु हमारे मन के पर्दे पर चिन्हित हो जाती है। मगर मतलब वो वैसी की वैसी हमारे मन में छप जाती है। यदि हम किसी सुंदर मकान को देख चुके हैं तो उसकी जो छवि है, मतलब उसकी जो छाप है, वो हमारे मस्तिष्क मतलब हमारे दिमाग में छप जाती है, मौजूद रहती है। कुछ समय के बाद हमें उस मकान की याद आती है। तत्काल ही मतलब तुरंत ही हम उसका चित्र अपने मस्तिष्क में देखते हैं कि जैसे उस मकान की याद आएगी तो वो चित्र हमारे दिमाग में अपने आप आ जाएगा। इसी चित्र को क्या कहा जाता है? प्रतिमा या फिर इमेज कहा जाता है। यह प्रतिमा हम उस मकान की सब बातों का उसी प्रकार स्मरण कराती है, मतलब याद दिलाती है जिस प्रकार हम उसको पहले देख चुके हैं। कभी कभी हम उस मकान के आधार पर नए मकान का निर्माण करने लगते हैं कि हम भी वैसा ही मकान बनाएं। यह मकान उससे कहीं सुंदर और आलीशान है। ऐसा मकान कहीं है ही नहीं, मतलब जो हमने बनाया है वही सबसे सुंदर है। यह तो केवल हमारे विचारों की उपज है। अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में इस प्रकार विचार करने को ही कल्पना कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा देखें तो कल्पना जो है वो एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने जो पिछले अनुभव हैं उन अनुभवों के आधार पर किसी नई वस्तु का निर्माण हम करते हैं। फिर हम देखेंगे अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई कल्पना की परिभाषाएं। सबसे पहले मैकडुगल महोदय ने क्या कहा है कि हम कल्पना या कल्पना करने को उचित परिभाषा अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करने के रूप में कर सकते हैं। तो ये तो कहा है मैकडुगल महोदय ने। फिर डमविल महोदय ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान में जो कल्पना शब्द है इसका प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि कितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सभी को व्यक्त करना, उनको प्रकट करना ही कल्पना है। रायबर्न महोदय ने कहा है कि कल्पना वो व्यक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी मतलब कल्पना वो शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिमाओं को नए प्रकार से प्रयोग करते हैं। यह हमको अपने पिछले अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। फिर हम देखेंगे कल्पना का वर्गीकरण। कल्पना का वर्गीकरण विभिन्न लेखकों द्वारा विभिन्न प्रकार से किया गया है। इसमें
मैकडूगल महोदय और ड्रेवर के वर्गीकरण का सबसे अधिक मान्यता इनको प्रदान की गई है कि दो के वर्गीकरण को ही कल्पना के आधार पर मान्यता दी गई है। वो है मैकडूगल महोदय और ड्रेवर। अतः हम यहाँ मैकडूगल महोदय का वर्गीकरण देखने जा रहे हैं, मतलब कल्पना। फिर कल्पना के पार्ट हो गए दो, मतलब पुनरुत्पादक और उत्पादक। फिर उत्पादक के दो पार्ट हो गए, रचनात्मक और सृजनात्मक। तो ये मैकडूगल महोदय ने इसका वर्गीकरण किया है। अब हम बारी बारी से इनको देखने वाले हैं। पहले हम देखेंगे पुनरुत्पादन, पुनर्धन उत्पादन। पुनरुत्पादन कल्पना क्या होती है? इस कल्पना में हमारे जो पूर्व अनुभव हैं उनको प्रतिमाओं के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। एक कल्पना का दूसरा नाम, मतलब ये जो पुनरुत्पादन कल्पना है इसी का दूसरा नाम स्मृति होता है। फिर उत्पादक कल्पना। उत्पादक कल्पना में क्या होता है कि इसमें हम पूर्व अनुभव का आधार बनाकर उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न कर देते हैं, उसमें कुछ हम नया जोड़ देते हैं। फिर है रचनात्मक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग किसी भौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जाता है, क्योंकि भौतिक वस्तु की रचना करेंगे तब ये कल्पना प्रकट होगी। जैसे कि पुल, बांध, मकान आदि बनाने की कल्पना करना रचनात्मक कल्पना के अंतर्गत आता है। फिर है सृजनात्मक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग किसी अभौतिक वस्तु, मतलब रचनात्मक का तो भौतिक वस्तु और सृजनात्मक का अभौतिक वस्तु की रचना के लिए किया जाता है। जैसे कि कविता, नाटक, ये सभी सृजनात्मक कल्पना के अंतर्गत आते हैं। फिर ड्रेवर महोदय का वर्गीकरण हम देख लेते हैं। वो तो मैकडूगल महोदय का देखा था। ड्रेवर ने कल्पना के दो भाग बताए हैं, पुनरुत्पादक और उत्पादक। ये तो मैकडूगल महोदय ने भी बताए थे। फिर उत्पादक के इन्होंने पाठ किए हैं आदनात्मक और सृजनात्मक। फिर सृजनात्मक के भी इन्होंने पाठ किए हैं कार्य साधक और सौंदर्यात्मक। कार्य साधक और सौंदर्यात्मक। फिर कार्य साधक के दो पाठ किए हैं विचारात्मक और क्रियात्मक। और सौंदर्यात्मक जो कल्पना इसके भी दो पाठ किए हैं कलात्मक और मन तरंग। तो ये सभी ड्रेवर महोदय ने किए हैं। अब हम बारी बारी से इनको देख लेते हैं। पहला है पुनरुत्पादक व उत्पादक कल्पना। ये तो हमने पहले बताया था, उसी के अनुसार है जो मैकडूगल महोदय ने बताया था। इन्होंने जो नए जोड़े हैं उसका वर्गीकरण हम देखने वाले हैं। सबसे इसमें सेकंड नंबर का है आदनात्मक कल्पना। इस कल्पना का प्रयोग दैनिक कार्यों में किया जाता है कि हम प्रतिदिन जो कार्य करते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं। शिक्षक जो है वो बालकों को ताजमहल की कल्पना करने में सहायता देने के लिए किसी आलीशान इमारत का वर्णन करता है, संगमरमर दिखाता है और ताजमहल का चित्र प्रस्तुति करता है कि पहले वो बारी बारी से उनको हूबहू वैसी की वैसी चीज़ें दिखाएगा और अंत में उसके समक्ष उन बच्चों के समक्ष ताजमहल प्रस्तुत कर रहा है। फिर है सृजनात्मक कल्पना। मैकडूगल की कल्पना को ड्रेवर ने भी दो भागों में बांटा है। उन्होंने तो कविता पाठ वाला सृजनात्मक बताया था, इन्होंने इसके दो भाग किए हैं, एक तो कार्य साधक और एक सौंदर्यात्मक। कार्य साधक कल्पना में क्या होता है? इस कल्पना का प्रयोग किसी उपयोगी कार्य के लिए किया जाता है, जैसे कि इंजीनियर द्वारा किसी पुल का निर्माण करने के लिए उसका नक्शा बनाना, श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रतिपादन करना। तो ये कार्य साधक कल्पना है। फिर सौंदर्यात्मक कल्पना में क्या होता है? इस कल्पना का प्रयोग सुंदर वस्तुओं का निर्माण और मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, जैसे कि चित्रकारी, उपन्यास लेखन, मन तरंग, ये सभी सौंदर्यात्मक में आते हैं। फिर है
कार्य साधक कल्पना। ड्रेवर ने इसके भी दो भाग बताए हैं, विचारात्मक और क्रियात्मक। विचारात्मक कल्पना में क्या होता है कि इसका प्रयोग श्रेष्ठ विचारों, आदर्शों, सिद्धांतों आदि का निर्माण करने के लिए किया जाता है। क्रियात्मक कल्पना में क्या होता है, इसका प्रयोग भौतिक वस्तुओं का निर्माण करने के लिए किया जाता है, जैसे कि पुल, नहर, सड़क, ये सभी हम बनाते हैं तब क्रियात्मक कल्पना का प्रयोग करते हैं। फिर है सौंदर्यात्मक कल्पना। ड्रेवर ने इस कल्पना को भी दो भागों में बांटा है, एक तो कलात्मक और दूसरी मंत्रंग। कलात्मक कल्पना का प्रयोग श्रेष्ठ कलाओं की वस्तुओं की रचना करने के लिए किया जाता है, जैसे कि चित्रकला, पद्य रचना। और मंत्रंग कल्पना का प्रयोग जो है ये शेख चिल्ली के हवाई किले का निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर है कल्पना की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। B.N. झा विद्वान के अनुसार विद्यालय कार्य का उद्देश्य न केवल बालकों की कल्पना का विकास करना होता है, बल्कि उसे उचित दिशा प्रदान करना भी होना चाहिए। इस कथन से बालकों की शिक्षा में कल्पना की उपयोगिता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। फिर हम देखते हैं इसकी कौन कौन सी उपयोगिता है। सबसे पहली उपयोगिता है, कल्पना बालक को अपने वर्तमान अनुभवों की सीमा को पार करने की शक्ति देती है। दूसरा है, कल्पना बालक को सुदूर देशों के लोगों से संपर्क स्थापित करने की उसमें योग्यता प्रदान करती है। फिर है, कल्पना जो है वो बालक को ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करके उसका मानसिक विकास भी करती है। फिर है, कल्पना को अपनी अतृप्त इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूर्ण करने का भी अवसर देती है। और क्या करती है कल्पना जो है वो बालक को अपनी रचनात्मक शक्ति का विकास करने में योग देती है। और फिर भाटिया महोदय ने इसके संबंध में क्या उपयोगिता बताई है, इन्होंने कहा कि कल्पना जो है वो बालक को उसके कार्यों का परिणाम, मतलब जो रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को बताकर उसका पथ प्रदर्शन करती है। रायबर्न महोदय ने क्या उपयोगिता बताई है कि कल्पना जो है ये बालक में दुख की घड़ियों में सुख की प्रतिमाएं उपस्थित करके उसे हमेशा प्रसन्नता प्रदान करती है। फिर अगली उपयोगिता है, कल्पना जो है वो बालक को अपने को दूसरे व्यक्तियों की स्थितियों में रखने में सहायता देकर उनके सुखों और दुखों से परिचित कराती है। फिर अगला है, कल्पना जो है वो बालक में उसके भावी जीवन का चित्र प्रस्तुत करके उसे उस जीवन के लिए तैयारी करने में सहयोग प्रदान करती है। फिर है, रायबर्न महोदय के अनुसार कल्पना की शिक्षा में उपयोगिता क्या है कि कल्पना जो है ये बालक के समक्ष श्रेष्ठ व्यक्तियों के कार्यों और आदर्शों के चित्र उपस्थित करके उसका नैतिक और चारित्रिक विकास करती है। फिर रायबर्न महोदय ने क्या उपयोगिता बताई है कि कल्पना जो है वो बालक को विभिन्न प्रकार की सामूहिक और मानसिक सामूहिक और सामाजिक योग्यताओं को पूर्ण करने में सहायता देकर उसका सामाजिक विकास करती है। वुडवर्थ महोदय ने क्या उपयोगिता बताई है कि कल्पना जो है वो बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, इच्छाओं, योग्यताओं आदि को प्रकट करती है। कुशल शिक्षक इसका ज्ञान प्राप्त करके और बालक की कल्पना को उचित दिशा प्रदान करके उसके संसार को सुखमय बना सकता है। मॉस व विंगो महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि कल्पना शक्ति को अपने संसार को व्यवस्था और आनंद के नवीन संसार में परिवर्तित करने की क्षमता प्रदान
करती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर से संबंधित नीचे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।